ओके, अब हम बात करते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम। यहाँ पर हम ग्राउंड स्टेट एनर्जी फाइंड करेंगे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी फाइंड करेंगे। तो आपके पास जैसे कि मैंने पहले ही आपको ड्रॉ कर रखा है, ये आपके पास n इक्वल्स टू 1, ये आपके पास है ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट। ये आपके पास n इक्वल्स टू 2, ये आपके पास फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। n इक्वल्स टू 3 पर आपके पास सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। n इक्वल्स टू 4 पर आपके पास n इक्वल्स टू 4 आपके पास थर्ड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। और n इक्वल्स टू 5 आपके पास फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। ओके, and this will go on like this, n equals to 5, n equals to 6 and up to infinite. So n equals to infinite, and this is ionized state. मीन्स अगर हाइड्रोजन एटम को अगर आयनाइज कर दें, ठीक है, तो उसका सिंगल एटम जो हमारे पास हाइड्रोजन एटम है वो आयनाइज स्टेट में चला जाएगा। तो अब इन लेवल्स की वैल्यू क्या आपके पास, इसकी वैल्यू आपके पास एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट इज माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट E2 माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E3 आपके पास माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड एक्साइटेड स्टेट E4 इक्वल्स टू 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये आपके पास आयनाइज स्टेट तक चलता रहेगा, जहां पर आपके पास एनर्जी ऑफ इन्फिनिटी स्टेट आपके पास जीरो होगी। तो आयनाइज स्टेट की एनर्जी आपके पास जीरो होगी। आयनाइजेशन एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी बोथ आर सेम। ओके, अब हम बात करते हैं आपके पास जैसे कि यहां पर ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इस ग्राउंड स्टेट में जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है, इसको मैंने आयनाइज स्टेट में जंप करवाना है, आयनाइज स्टेट में थ्रो करना है। तो आपके पास जो इसको यहां तक पहुंचाने में आपके पास कितनी एनर्जी लगेगी, तो देखिए कितनी एनर्जी से बाउंड है, ये आपके पास माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से बाउंड है। तो इस एनर्जी को हमें जीरो कर देना होगा। जब ये आपके पास एनर्जी जीरो होगी, तो आपके पास जो बाइंडिंग जिस एनर्जी से बाइंड हो रखा है, वो एनर्जी इससे इसको लिबरेट कर देगी। तो वो एनर्जी आपके पास क्या होगी, इसको आपने जीरो कर देना। ये आपके पास जीरो कैसे होगा, मतलब कि 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ये आयनाइज स्टेट में पहुंच जाएगा। तो जब आपके पास ये इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके यहां पर पहुंच जाएगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा, एक होल बन जाएगा, और यहां पर वो इलेक्ट्रॉन पहुंच गया है, ठीक है। तो यहां तो आप इसे बाइंडिंग एनर्जी कहिए, बाइंडिंग एनर्जी और आयनाइजेशन एनर्जी। सो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट इन एन हाइड्रोजन एटम इज बाइंडिंग एनर्जी और आयनाइजेशन एनर्जी। तो हाँ जी, यहां पर आप सही समझे कि आपको एनर्जी कितनी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सो इन ऑर्डर टू रिमूव the electron from ground state n equals to 1 of hydrogen atom to infinity, a minimum of 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जरूरी नहीं है कि आपके पास 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऊपर नहीं निकलेगा, पर मैं यहाँ पर मिनिमम की बात कर रहा हूँ। तो मिनिमम तो आपके पास 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी आपके पास निकल जाएगा, पर जब वो यहाँ से यहाँ पर पहुंचेगा, उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी, जिससे वो यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर वॉन्डर करता रहेगा, और उसके बाद ये एक जगह सेटल हो जाएगा, ठीक है। मिनिमम ऑफ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज रिक्वायर्ड, thus 13.6 electron volt is the binding energy of the hydrogen atom, because this energy binds the electron to the nucleus। तो आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, आप इसे मैथमेटिकली अगर शो करना चाहते हैं। तो आप देखिए, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट, उसके बारे में बात करें ना, ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ग्राउंड स्टेट की अगर मैं बात करूं मैं, तो आप बाइंडिंग एनर्जी निकाल सकते हैं। बाइंडिंग एनर्जी आपके पास क्या होगी, E इन्फानाइट माइनस E1। ओके, तो आपके पास इन्फानाइट पे आपके पास एनर्जी जीरो है, माइनस आपके पास 1 पर माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपके पास बाइंडिंग एनर्जी कितनी आ गई है, प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए, इसी के ऊपर एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम। अगर मैं आपसे यूं पूछूं, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हीलियम प्लस, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी आपके पास कितनी है, E इन्फानाइट माइनस ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ठीक है। तो इन्फानिटी पे आपके पास एनर्जी जीरो वापस से, और E1 ये हम निकाल ही चुके हैं पहले, तो आपके पास ये माइनस 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो आपके पास बाइंडिंग एनर्जी कितनी आ जाएगी, 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ लिथियम 2+ आयन। ठीक है, तो लिथियम 2+ आयन इसके बारे में जानते हैं, तो ये आपको थोड़ा सा तो आपको ध्यान होना चाहिए कि आपके पास ग्राउंड स्टेट एनर्जी हर एक की ध्यान होनी चाहिए आपको। ठीक है, इसके ऊपर की तो कोई बात नहीं, जैसे कि आप हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट एनर्जी याद करिए हुए हैं, वैसे आपको इनकी भी मेन की याद होनी चाहिए। ठीक है, तो 0 माइनस आपके पास ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितनी थी इसकी, -122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो आपके पास ये 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन आपके पास, लेट E1 E2 E3 बी द फर्स्ट 3 एनर्जी लेवल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, कंसीडर द रेशियो E3 minus E2 over E2 minus E1, neglecting the fine structure condition, this ratio is approximately equal to। ओके, तो ऑप्शंस आपके सामने, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। ओके, तो हमें रेशियो पूछा गया है आपके पास E3 minus E2 over E2 minus E1। ठीक है, तो इसका तो फॉर्मूला आपको ध्यान ही है, रेशियो रिफाइंड करना बहुत आसान है। E3 में कैसे लिख सकता हूँ, -13.6 ओवर आपके पास 3 स्क्वायर। ठीक है, 3 स्क्वायर हो जाएगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सभी आपके पास ये। ठीक है, यूनिट्स में बाद में लिख दूंगा। ठीक है, और नीचे आपके पास -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 2 स्क्वायर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय 1 स्क्वायर। ओके, तो इसे आप सॉल्व कर लीजिए, ये आपके पास कितना आ जाएगा, 1/9, 13.6 सब में आपके पास कैंसिल हो जाएगा, 1/9 1/9। ओके, और 1/4 -1/4 ओवर 1/4 -1। ठीक है, इसे आप सॉल्व करेंगे, आपके पास 5/27 आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास इसके अंदर डी ऑप्शन करेक्ट बैठता है। ओके, next question, the electronic ground state energy of hydrogen atom is -13.6 electron volt, the highest possible electronic energy eigenstate has an energy equal to। तो यहां पर देखिए आपके पास जो टर्म आई है, द हाईएस्ट पॉसिबल एनर्जी eigenstate in n equals to infinite and it has energy equal to E infinite minus 13.6 electron volt, so this is equals to 0, so A option is correct। Next question, let Tg and Te be the kinetic energies of the electron in the ground state and the third excited states of hydrogen atom respectively, according to the Bohr model the ratio of Tg by Te is। okay, तो Tg by Te, तो Tg आपके पास क्या है, ग्राउंड स्टेट की आपके पास काइनेटिक एनर्जी, और आपके पास Tg आपके पास ग्राउंड स्टेट की काइनेटिक एनर्जी विच मीन्स n इक्वल्स टू 1, और ये आपके पास थर्ड एक्साइटेड स्टेट की आपके पास थर्ड एक्साइटेड स्टेट की काइनेटिक एनर्जी विच मीन्स n इक्वल्स टू 4। ओके, तो इसे आप सॉल्व कीजिए, 13.6 बाय 1 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर 13.6 4 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये आपके पास 16 आ जाएगा इसका रेशियो आपके पास, तो डी ऑप्शन करेक्ट बैठता है। ओके, नेक्स्ट अब हम आगे बात करते हैं हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो इमिशन स्पेक्ट्रम, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, तो मान लीजिए आपके पास इनिशियली आपके पास हायर एनर्जी स्टेट में था इनिशियल, एंड ये आपके पास फाइनल, तो हायर से आपके पास लोअर एनर्जी लेवल में आता है, इट इमिट्स ए फोटोन, तो आपके पास ये क्या करेगा, एक फोटोन इमिट करेगा, एनर्जी ऑफ फोटोन। ठीक है, तो यहां पर ये एनर्जी ऑफ फोटोन होगी, वो कितनी होगी आपके पास, ये फोटोन इमिट करेगा, इट इमिट्स ए फोटोन हैविंग एनर्जी इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ एनर्जीज ऑफ दीस लेवल। तो इन एनर्जी के डिफरेंस की जो आपके पास एनर्जी का, तो इन लेवल्स की जो एनर्जी का डिफरेंस होगा वो आपके पास फोटोन की एनर्जी होगी, तो EI माइनस EF, दिस विल बी द एनर्जी ऑफ फोटोन व्हिच विल बी इमिटेड व्हेन अ इलेक्ट्रॉन इज जंपिंग फ्रॉम अ हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, दिस ट्रांजिशन गिव्स अ स्पेक्ट्रल लाइन इन द स्पेक्ट्रम। तो जब ये आपके पास ट्रांजिशन होगा तो आपको क्या मिलेगी, एक स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगी। तो जो ये आपके पास ट्रांजिशन हुई है, इससे आपके पास जो स्पेक्ट्रल लाइन आएगी उसे हम ऑब्जर्व कहा करेंगे, उसे हम एमिशन स्पेक्ट्रम में ऑब्जर्व करेंगे, तो आपको एक सिंगल लाइन देखने को मिलेगा जब एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके यहां पर पहुंच जाता है। तो जो मैंने ये भी ड्रॉ किया है, ये आपके पास स्पेक्ट्रम है। ठीक है, और ये आपके पास क्या है, ये स्पेक्ट्रल लाइन है, स्पेक्ट्रल लाइन। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए, यहां पर कभी कभार स्पेक्ट्रल लाइन की आपके पास फ्रीक्वेंसी क्या होगी, स्पेक्ट्रल लाइन की फ्रीक्वेंसी आपके पास होगी EI माइनस EF ओवर H, और आपके पास इसकी वेवलेंथ आपके पास वेवलेंथ लैम्डा इक्वल्स टू HC ओवर EI माइनस EF। तो इन बातों का भी ध्यान रखेंगे हम। अब हम ये देखेंगे आपके पास ये स्पेक्ट्रल लाइंस जो है, ये आपके पास कितनी सीरीज में ऑब्जर्व होता है। तो अब हम पढ़ेंगे सीरीज ऑफ एमिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम। तो सीरीज के बारे में बात करने से पहले यहां पर मैं टर्म वैल्यू के बारे में भी देखना चाहता हूं। आपके पास जो हमने अभी एनर्जी, वेवलेंथ और आपके पास फ्रीक्वेंसी निकाली थी, वो आपके पास टर्म वैल्यू में कैसे लिखी जाएंगी। तो टर्म वैल्यू ऑफ एनर्जी लेवल हैविंग एनर्जी EI, तो आपने हम देखा था ना, आपके पास एक तो EF था और एक आपके पास EI था। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास उसकी टर्म वैल्यू ऑफ एनर्जी लेवल हैविंग एनर्जी EI, तो EI वाले एनर्जी लेवल की आपके पास टर्म वैल्यू क्या होगी, ये आपको ध्यान होगा कि हमने कैसे निकालते हैं। टर्म वैल्यू आपके पास होती थी, साइड में कर देता हूं मैं इधर, टर्म वैल्यू हम निकालते थे -EI आपके पास HC होती थी। ठीक है, तो -EI आपके पास ये कितना था, आपके पास ये इसको लिखेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय n स्क्वायर और HC, और 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय HC आपके पास रेडबर्ग कांस्टेंट होता था। ठीक है, तो ये आपके पास हम डायरेक्ट यूज करते थे, तो यहां पर भी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो आपके पास आएगी TI
आर इन्फानाइट ओवर एन स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर आपके पास आई, और आपके पास ऐसी टर्म वैल्यू ऑफ एनर्जी लेवल हैविंग एनर्जी ई एफ, तो ई एफ की आपके पास टर्म वैल्यू कितनी होगी, टर्म वैल्यू ऑफ एनर्जी लेवल हैविंग एनर्जी ई एफ इज टी एफ इक्वल्स टू आर इन्फानाइट ओवर एन एफ स्क्वायर। ओके, हाँ एक बात और, आपके पास यहाँ पर मैंने जेड नहीं लिया क्योंकि हम यहाँ पर बेसिकली हाइड्रोजन एटम के बारे में बात करें ना, तो यहाँ पर आपके पास हियर z इक्वल्स टू 1 एज वी आर टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम। और आपको ये बात तो पता ही है कि आपके पास जो ni है वो आपके पास क्या है, ग्रेटर देन nf है, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके पास ni, आपके पास एनर्जी लेवल इनिशियल स्टेट, ये अपर स्टेट में था, ये आपके पास फाइनल स्टेट है, ठीक है, ग्राउंड स्टेट है। तो नाउ द वेव नंबर ऑफ इमिटेड फोटोन, तो अब हम वेवलेंथ को आपके पास रिडबर कांस्टेंट की फॉर्म में निकालते हैं, 1 ओवर लैम्डा वेव नंबर टी एफ माइनस टी आई। ओके, तो आपके पास ये आपको पता ही है, ये आपके पास इतना होता है, ठीक है, तो यहाँ से आप ये निकाल सकते हैं। अब क्योंकि एन आई ग्रेटर देन एन एफ था, तो आपके पास ये देखिए यहाँ पर भी आपके पास ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो अब देखिए यहाँ पर आपको जो डिफरेंट सीरीज दिखती हैं वो आपके पास, जैसे कि डायग्राम आपको दिख रहा होगा, आपके पास जैसे लाइमन सीरीज, आप देखिए लाइमन सीरीज एमिशन देखना है आपने, बाउंडल सीरीज ऑब्जॉर्प्शन नहीं देखना आपने, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी तो आपको बताई है, एनर्जी रिक्वायर्ड रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन एटम, ठीक है, तो ये आपके पास एनाइजेशन एनर्जी है, या फिर बाइंडिंग एनर्जी कह सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज में आपके पास एमिशन कहाँ से हो सकता है, एमिशन आपके पास n इक्वल्स टू 2 से भी हो सकता है, वो आपके पास 1 पर आ जाए ग्राउंड स्टेट पर, ठीक है। ये आपके पास क्या है, एल अल्फा, यहाँ पर हमने इसको नाम दे दिया है, इसको, इस लाइन को, जो आपके पास सीरीज लाइन बनेगी एल अल्फा, ठीक है। वैसे जब आपके पास n 3 से आता है, ठीक है, n इक्वल्स टू 3 से आपके पास n इक्वल्स टू 1 पर आता है तो एल बीटा, फिर आपके पास n इक्वल्स टू 4 से n इक्वल्स टू 1 पर आता है तो वो आपके पास l इक्वल्स टू गामा, और जब आपके पास n इक्वल्स टू 5 से आता है, n इक्वल्स टू 5 से आपके पास देखिए n इक्वल्स टू 5 से 1 तक आ रहा है तो ये आपके पास गामा, तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा ऐसे चलता रहेगा। और ऐसे नेक्स्ट बात करते हैं आपके पास बामर सीरीज। बामर सीरीज आपके पास कहाँ पर जाके एंड होती है, n इक्वल्स टू 2 पर, ठीक है, 3 से आपके पास 2 पर, 4 से 2 पर, 5 से 2 पर, 6 से 2 पर, 7 से 2 पर, ठीक है। इसे आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे आपने वहाँ पर एल अल्फा शो किया था, एल अल्फा किसको शो किया था, जब आपके पास 2 से 1 पर आ रहा है। यहाँ पर आपके पास जब 3 से 2 पर आ रहा है, स्टार्टिंग 3 से हो रही है ना, तो यहाँ पर आपके पास एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा, एच डेल्टा, ठीक है, एच जीटा, जितने भी आपके पास ग्रीक ये वर्ड्स हैं, आपके पास ग्रीक अल्फाबेट्स हैं ये, तो ये आपके पास यूज हो जाएंगे, ठीक है। बामा सीरीज जो एमिशन आपके पास, ये आपको विजिबल लाइट शो करता है, ठीक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी विजिबल लाइट की है। पीछे वाली की लाइमन सीरीज की आपके पास जो फ्रीक्वेंसी थी वो अल्ट्रा वायलेट लाइट्स की थी। ऐसी आप ये सभी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट अब आपके पास पार्शियल सीरीज। पार्शियल सीरीज आपके पास कहाँ पर एंड होती है, n इक्वल्स टू 3 पर, ठीक है। ये इनकी स्टार्टिंग आपके पास कहाँ से होगी, 4 से होगी, 4 to 3, 5 to 3, 6 to 3 एंड सो ऑन, ठीक है। इनको आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, पी अल्फा, पार्शियल का पी अल्फा, पी बीटा, पी गामा, पी डेल्टा, ओके। ब्रैकेट सीरीज के बारे में बात की जाए, ब्रैकेट सीरीज आपके पास एंड होती हैं n इक्वल्स टू 4 पर, मींस ये 5 से 4 तक आएंगी, 6 से 4 तक आएंगी एंड सो ऑन, ठीक है। पी फंड सीरीज आपके पास एंड अप होंगी n इक्वल्स टू 5 पर, n इक्वल्स टू 5 पर, तो उससे ऊपर वाले पास 6 7 8 9 यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, ठीक है। और पी फंड लाइंस को आप रिप्रेजेंट करेंगे पी एफ अल्फा, पी एफ बीटा, पी एफ गामा एंड सो ऑन, ओके। नेक्स्ट अब हम आगे बात करते हैं लाइमन सीरीज में वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन आपके पास कौन सी थी, एल अल्फा, यस एल अल्फा लाइन, ठीक है। लाइमन में आपके पास तो ट्रांजिशन यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट लाइन के लिए था, ट्रांजिशन इज फ्रॉम एन आई इक्वल्स टू 2 फ्रॉम 2 टू एन एफ इक्वल्स टू 1, ओके। तो यहाँ पर आपके पास वेवलेंथ कितनी आई थी, वेवलेंथ आपके पास लैम्डा एल अल्फा, ठीक है। तो ये आपके पास कितना वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन, ठीक है। तो ये आपके पास कितनी थी, फॉर्मूला निकाला था ना हमने, ठीक है, रिडबर कांस्टेंट की फॉर्म में 1 स्क्वायर, क्योंकि आपके पास इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल में आता ना, 1 ओवर एन एफ माइनस 1 ओवर एन आई, तो 1 ओवर फोर्स, ठीक है। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, वेवलेंथ आपके पास एल इन्फिनाइट आ जाएगी। तो यहाँ पर आपके पास 3/4 आएगा, जो कि 4/3 में चेंज हो जाएगा, 4/3 आर इन्फिनाइट। तो बस आप तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आप, 4/3 रिडबर कांस्टेंट की वैल्यू आपके पास 1.09737 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स, ठीक है। इसे आप सॉल्व करेंगे तो वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज आपके पास कितनी आ जाएगी, इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगी, मुझे याद है ये, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसको, ठीक है। आप इसे सॉल्व करके खुद भी देख सकते हैं। ऐसे हम नेक्स्ट देखते हैं वेवलेंथ ऑफ सेकंड लाइन, ठीक है। वेवलेंथ ऑफ सेकंड लाइन आपके पास एल बीटा लाइन। ट्रांजिशन यहाँ पर कहाँ से कहाँ पर आ रहा है, ट्रांजिशन यहाँ पर होगा n इक्वल्स टू 3, मतलब कि इनिशियली n इक्वल्स टू 3 से फाइनली आपके पास n इक्वल्स टू 1 पर, क्योंकि लाइमन में तो आपके पास सभी एंड अप कहाँ पर करते हैं, 1 पर एंड करते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप निकाल लेंगे वेवलेंथ इजीली, तो लैम्डा एल बीटा इज इक्वल्स टू आर इन्फानाइट, तो यहाँ पर आपके पास 1 ओवर एन एफ, 1 ओवर एफ एन एफ माइनस 1 ओवर एन आई, तो आपके पास 9, ठीक है। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये 8/9 आएगा, तो आपके पास लैम्डा एल बीटा आपके पास कितना आ जाएगा, ये 9/8 आर इन्फिनाइट, ठीक है। इसे भी आप वैसे सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो अब बताइए इसका आंसर कितना होगा, हाँ जी, तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, आपको बताता हूँ इसका आंसर। आर इन्फिनिट तो आप जानते हैं 1.09737 10⁻7 मीटर इनवर्स, ठीक है। तो आपके पास 9/8 इंटू 1.09737 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स, ठीक है। ये आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, 1025 एंगस्ट्रम,
ठीक है। तो आप ये भी चीज़ देख लीजिए यहाँ पर कि आपके पास जो लार्जेस्ट वेवलेंथ आ रही है, ठीक है, वो आपके पास एल अल्फा की ही आ रही है, ठीक है, एल अल्फा की ही आ रही है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, लार्जेस्ट वेवलेंथ है, लार्जेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज, क्योंकि इसके बाद तो डिक्रीज ही करती जाएगी आपके पास वेवलेंथ। ओके, तो ये आपके पास लार्जेस्ट वेवलेंथ है लाइमन सीरीज में। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं द वेवलेंथ ऑफ सीरीज लिमिट एल इनफाइनाइट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए जो ट्रांजिशन होगा इस केस में, जो सीरीज लिमिट एल इनफाइनाइट के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके पास ट्रांजिशन होगा, ट्रांजिशन आपके पास होगा एन इनिशियली इनफाइनाइट, मतलब कि आपके पास इनिशियली आपके पास इनफाइनाइट स्टेट पर था वो, ठीक है, उसके बाद मतलब आयनाइजेशन स्टेट पर है, ठीक है। वहां से हम किसी इलेक्ट्रॉन को लेकर आ रहे हैं टू एन इक्वल्स टू वन, क्योंकि लाइमन के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपके पास लाइमन एन फाइनल कहाँ पर आएगा, वन पर आएगा, ठीक है। तो इस ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये आपके पास सेम, इसको आप वैसे करेंगे तो आपके पास वेव नंबर की फॉर्म में आपके पास ये निकाला था ना हमने, एल इनफाइनाइट इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट, ये आपको याद होना चाहिए। अब तो वन ओवर एन एफ स्क्वायर आपके पास वन माइनस वन ओवर इन्फिनिटी स्क्वायर, ये आपके पास जीरो हो जाएगा, ठीक है। फिर भी लिख देता हूँ चलो मैं, तो आपके पास ये कितना आ जाएगा, आपके पास लैम्डा एल इनफाइनाइट आ जाएगा आपके पास ये वन ओवर आर इनफाइनाइट। तो इसकी वैल्यू तो आप जानते हैं ना, इसकी वैल्यू तो आपके पास कितनी है, 1.097737 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स, ठीक है। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो लैम्डा एल इनफाइनाइट आपके पास आ जाएगा 911 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो यहां से मैं एक चीज और बता सकता हूं आपको, तो इसकी रेंज पता लग गई है मुझे अब लाइमन सीरीज की। द वेवलेंथ रेंज ऑफ लाइमन सीरीज is 911 angstrom to 1215 angstrom, okay, which lies in the ultraviolet region of electromagnetic spectrum। ओके, अब हम बामा सीरीज के वेवलेंथ के बारे में बात करते हैं। तो वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन, तो वेवलेंथ ऑफ, तो अब तो आपको पता लग गया ना कैसे आपको वेवलेंथ निकालनी है, ठीक है। तो इसे आप मेरे साथ खुद भी कीजिए, ठीक है, ताकि हम जल्दी निकाल लें इसे, ठीक है। तो एच अल्फा लाइन, ठीक है, तो एच अल्फा लाइन होगी आपके पास यहाँ पर, ठीक है। इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे, एच से रिप्रेजेंट करते हैं, तभी एच अल्फा लाइन लिखा मैंने, ठीक है। तो आपके पास वन ओवर लैम्डा एच अल्फा, ठीक है, लैम्डा एच अल्फा आपके पास कितना आ जाएगा, आर इनफिनिट। देखिए आपके पास एच अल्फा लाइन कहाँ से कहाँ तक थी, इनिशियली आपके पास ये बामा सीरीज है ये, ठीक है। तो 3 से आपके पास फाइनली 2 पर आएगी, ठीक है, 3 से आपके पास फाइनली कहाँ पर आएगी, 2 पर आएगी। तो 3 से आपके पास फाइनली कहाँ पर आएगी, 2 पर आएगी, ओके। तो इसको मैं कर देता हूँ 1/2 स्क्वायर, 1/nf माइनस 1/ni स्क्वायर होता है ना, तो इतना आ जाएगा आपके पास ये। तो लैम्डा एच अल्फा इज इक्वल्स टू आर इन्फिनिट तो आप जानते हैं, तो इसको आप सॉल्व कर लें, लैम्डा एच अल्फा, और ये आपके पास 9 माइनस 4 5 9 माइनस 4 5 ओवर आपके पास 36, तो 36/5 इंटू आर इन्फिनिट आपके पास 1.097 इंटू 10⁻⁷, चलो पूरे लिख देता हूँ 37 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स, ठीक है। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये कितनी आ जाएगी, 6561 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आपके पास इनिशियली आपके पास एच अल्फा इतनी आ जाएगी। नेक्स्ट अब निकालते हैं वेवलेंथ ऑफ सेकंड लाइन, सेकंड लाइन आपके पास कौन सी है, एच बीटा लाइन, ठीक है। तो एच बीटा लाइन आपके पास यहाँ पर आपके पास इनिशियली कहाँ पर है, इनिशियली आपके पास 4 पर है, और कहाँ पर आ रहा है, तो एन आई इक्वल टू 2, ठीक है। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास 1 ओवर लैम्डा एच बीटा आर इन्फिनिट 1/nf माइनस 1/ni, ठीक है, इनिशियल टू फाइनल आपके पास ये 1/nf 1/4 माइनस 1 ओवर आपके पास ये 2 का स्क्वायर, मतलब कि ये 4 का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इसे भी आप सॉल्व कर लेंगे। इसका मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, ये आपका आंसर आएगा 4860 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ पर भी आपके पास इन्फिनिट लिमिट निकालेंगे। नेक्स्ट अब आगे चलते हैं, वेवलेंथ ऑफ सीरीज लिमिट आपके पास एच इन्फिनाइट लाइन, ठीक है। तो ये आपके पास कितनी आएगी, यहाँ पर ट्रांजिशन कहाँ से हो रहा है, ये तो आपको ध्यान ही ना, इन्फिनाइट टू आपके पास n इक्वल टू 2, क्योंकि हम यहाँ पर बामा सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास 1 ओवर लैम्डा एच अल्फा एच इन्फिनिट इज इक्वल टू आर इन्फिनिट 1 ओवर एन एफ स्क्वायर 2 स्क्वायर माइनस 1 ओवर इन्फिनिटी स्क्वायर। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, ये आपके पास आ जाएगा लैम्डा एच इन्फिनिटी आपके पास आ जाएगा 4 आर इन्फिनिट, ठीक है। तो ये आपके पास बन गया है लैम्डा एच इन्फिनिटी आपके पास 3645 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ से मैं ये भी कह सकता हूँ कि मुझे लिमिट पता लग गई है कि आपके पास वेवलेंथ की जो ये रेंज होगी बामा सीरीज में, ये आपके पास होगी 3645 एंगस्ट्रॉम टू 6561 एंगस्ट्रॉम। तो इसकी रेंज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, रेंज आपके पास 3645 एंगस्ट्रॉम टू 6561 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और ये आपके पास कहाँ पर लाई कर रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, ये आपके पास विजिबल रीजन में लाई कर रही है, लाइज इन द विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ओके। ऐसे ही आप पार्शियल सीरीज की लाइंस भी निकाल सकते हैं अलग अलग, आपके पास पी अल्फा पी बीटा पी गामा, ठीक है। तो आप निकाल सकते हैं, पी इन्फिनिटी भी निकाल सकते हैं। तो इसमें आपके पास हम डायरेक्टिव लिख देते हैं, उतना सारा कंबरसम फॉर्म में नहीं जाएंगे हम। तो इस सीरीज में आपके पास जो रेंज होती है वेवलेंथ
जो रेंज है आपके पास इसके अंदर है, इसके अंदर आपके पास आएगी 8201 एंगस्ट्रम टू 18746 एंगस्ट्रम। ठीक है, तो ये जो आपके पास रेंज है ये आपके पास कहां पर लाई करती है, ये आपके पास इंफ्रारेड रीजन में लाइज इन इंफ्रारेड रीजन इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट सीरीज आपके पास कौन सी थी, नेक्स्ट सीरीज आपके पास थी ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज में आपके पास वेवलेंथ रेंज क्या थी, वेवलेंथ रेंज थी आपके पास यहां पर, वेवलेंथ रेंज यहां पर आएगी आपके पास 14580 एंगस्ट्रम टू 40500 एंगस्ट्रम। ठीक है, और यहां पर ये किस रीजन में लाई कर रही है, लाइज इन फार इंफ्रारेड रीजन इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ओके, लास्ट रहेगी आपके पास पी फंड सीरीज। पी फंड सीरीज आपके पास देखिए, पी फंड सीरीज वेवलेंथ रेंज आपके पास, वेवलेंथ रेंज तो वेवलेंथ रेंज आपके पास इसके अंदर होगी 22782 एंगस्ट्रम टू 74558 एंगस्ट्रम। ठीक है, ये आपके पास लाइक रहेगी लाइज इन फार इंफ्रारेड रीजन इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ओके, तो यहां पर आपको ये चीज दिख रही होगी कि आपके पास ये तो इंफ्रारेड रीजन में है, ठीक है, ये आपके पास इंफ्रारेड रीजन में, ये आपके पास फार इंफ्रारेड रीजन में है, और ये भी आपके पास फार इंफ्रारेड रीजन में है इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, पार्शन इज इंफ्रारेड रीजन, ब्रैकेट इज इन फार इंफ्रारेड रीजन, पी फंड इज इन फार इंफ्रारेड रीजन ऑल्सो। ओके, तो क्वेश्चन देखते हैं हम। इलेक्ट्रॉन इज इनिशियली इन n equals to 3 state and the average lifetime of the state is 10⁻⁸ second. The number of revolution that electron takes from before making transition to the n equals to 2 state is। तो ऑप्शंस आपके सामने, आप इसे ट्राई कर सकते हैं अगर ट्राई करना चाहते हैं तो। ओके, अब देखिए आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन था, वो आपके पास n equals to 3 स्टेट में था। ठीक है, तो n equals to 3 स्टेट में आपके पास इलेक्ट्रॉन था और वो आपके पास जंप करता है और n equals to 2 पे पहुंच जाता है। ये आपके पास इनिशियल है, ये आपके पास फाइनल है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पर पहुंचता है। यहाँ पर इसका जो टाइम है वो आपके पास 10⁻⁸ सेकंड है। ठीक है, यहाँ पर जो लाइफ टाइम है इसका इलेक्ट्रॉन का 10⁻⁸ सेकंड है। अब देखिए ये हमें पूछ रहा है कि रेवोल्यूशन कितने करेगा यहाँ ट्रांजिशन करने से पहले। तो देखिए पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा कि आपके पास रेडियस कितनी है n equals to 3 स्टेट में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियस ऑफ 3 स्टेट, थर्ड ऑर्बिट, रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट n equals to 3। ओके, तो ये आपके पास कितनी आएगी r3, ये तो आप जानते हैं ना 0.53 एंगस्ट्रम इंटू n स्क्वायर। ठीक है, 3 स्क्वायर आपके पास, तो इसे आप सॉल्व कर लीजिए। ये मैंने पहले कर रखे हैं सॉल्व, 4.77 एंगस्ट्रम, आप बस टैली कर लीजिएगा, मैंने सही निकाल रखा है कहीं निकाल रखा। ठीक है, वेलोसिटी, वैसे मेरा आंसर अगर सही आएगा तो ये भी सही होंगी। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट आपके पास n equals to 3, ये आपके पास कितनी होगी v3 आपके पास 0.7266 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड। तो देखिए पुरानी वैल्यूज ही यूज कर रहा हूँ जो पहले निकाल रखी हैं। ठीक है, और अब निकाल लेते हैं ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी। अब तो इजी है आपके लिए, ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी आप कैसे निकाल सकते हैं। देखिए ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी आपके पास f3, फिर f3 की आपके पास मतलब कि 1/t हो गई, 1/t होगा मतलब 2πr3/v3। ठीक है, ये तो होगा ना, तो इसे आप सॉल्व कर लेते हैं हम। ठीक है, v3 की वैल्यू हमें पता है 0.7266 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट आपके पास 2 इंटू 3.14, r3 आपके पास 4.77 एंगस्ट्रम को आप मीटर में चेंज कर लीजिए 10⁻⁻10 मीटर। ओके, तो आपके पास कितना आ जाएगा, इसे आप सॉल्व करेंगे। इसे मैंने पहले सॉल्व कर रखा है 2.43 इंटू 10⁻14 पर सेकंड, मतलब कि वो 1 सेकंड में इतने रेवोल्यूशन कर रहा है, 1 सेकंड में इतने रेवोल्यूशन कर रहा है, और उसका वहां पर लाइफ टाइम कितना 10⁻⁸ सेकंड है। अगर वो 1 सेकंड में इतने रेवोल्यूशन कर रहा है 2.43 10⁻14 रेवोल्यूशन कर रहा है वो 1 सेकंड में, तो आप बताइए 10⁻⁸ सेकंड में वो कितने रेवोल्यूशन करेगा, 10⁻⁸ सेकंड में कितने रेवोल्यूशन करेगा। ठीक है, तो आप इसको सिंपली क्या करते हैं 2.43 इंटू 10⁻14 इंटू 10⁻⁸। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएंगे 2.43 इंटू 10⁻66 रेवोल्यूशन। ठीक है, ट्रांजिशन करने से पहले वो 2.43 10⁻6 रेवोल्यूशन करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेवलेंथ ऑफ द 7th लाइन ऑफ बार्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बार्मर सीरीज के बारे में बात कर रहा है। बार्मर सीरीज में आपके पास एंड कहाँ पर होता है, 2 पर एंड होता है। ठीक है, और आपके पास ये 7th लाइन के बारे में बात कर रहा है। 7th लाइन के बारे में बात कर रहा है, तो इनिशियली आपके पास वो कहाँ से आ रहा है, इनिशियली आपके पास 9 से आ रहा है वो, और कहाँ पर आपके पास एंड अप हो रहा है, आपके पास फाइनली NF equals to 2 पर। ठीक है, तो ट्रांजिशन जो आपके पास है 7th लाइन ऑफ बार्मर सीरीज। ठीक है, ये आपके पास क्या होगा 1/λh7। ठीक है, h से रिप्रेजेंट करते हैं ना बार्मर सीरीज को। ठीक है, तो आपके पास होगा r इन्फिनाइट। ठीक है, 1 NF स्क्वायर 1/2 स्क्वायर माइनस 1/9 स्क्वायर
क्रॉस 4, तो आपके पास लैम्डा H7 आपके पास आ जाएगा। वेवलेंथ पूछी ना इसने, वेवलेंथ आपके पास 81 क्रॉस 7 बाय 7 ओवर 81 माइनस 4 और आपके पास 1 ओवर आर इन्फिनाइट। अब सिर्फ आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, ठीक है। तो ये आंसर मैंने पहले निकाल रखा था वैसे, ठीक है, आपको यहाँ तक बताया मैंने, तो इसके अंदर आपके पास आंसर आएगा 383.4 नैनोमीटर, ठीक है। तो इसको आप अप्रॉक्सीमेटली क्या कह सकते हैं, इसको आप अप्रॉक्सीमेटली आपके पास ए ऑप्शन सही बैठता है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द हाई एक्साइटेड states of hydrogen atom corresponding to larger values of a principal quantum number n greater than 1. The wavelength lambda of a photon emitted due to an electron undergoing a transition between two such states with consecutive values of n is related to the wavelength lambda alpha of the k alpha line of hydrogen pi. Okay, तो मैं पहले आपको बताता हूँ कि के अल्फा लाइन आपके पास लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन के बराबर है, ठीक है। ये आपको एक्सेस में ऑब्टेन होती है वैसे, तो यहाँ पर मैंने आपको वैल्यू बता दिया, के अल्फा लाइन इज फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। ओके, तो आप इस क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हैं अगर आप इस क्वेश्चन को ट्राई करना चाहते हो तो। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या कह रहा है कि आपके पास जो ट्रांजिशन हो रहा है वो आपके पास n ग्रेटर देन 1 से हो रहा है, ठीक है। और आपको एक वेव फंक्शन भी देखा है, तो मतलब कि यहाँ पर n+1 से आपके पास n में ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ट्रांजिशन हो रहा है तो आप जानते हैं वेवलेंथ का रिलेशन पहले तो 1 ओवर लैम्डा आर इन्फिनाइट आपके पास फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो आपके पास फाइनल माइनस इनिशियल होगा तो 1 ओवर एन स्क्वेयर माइनस 1 ओवर n+1 स्क्वेयर। ओके, तो यहाँ से आपके पास लैम्डा लैम्डा कितना आ जाएगा, लैम्डा इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा एन स्क्वेयर n+1 स्क्वेयर, ये तो नीचे एलसीएम ही था ना इसका, और ऊपर आएगा आपके पास एन स्क्वेयर प्लस 1 प्लस 2n, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास माइनस एन स्क्वेयर तो 2n+1 आ जाएगा, 2n+1 और आर इन्फिनाइट चलिएगा, ठीक है। तो ये बनता रहेगा आपके पास। अब देखिए क्योंकि n ग्रेटर देन 1 दे रखा है उसने हमें, ठीक है, तो n आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा एन स्क्वेयर डॉट एन स्क्वेयर ओवर 2n और इन्फिनाइट, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास लैम्डा कितना आ जाएगा, लैम्डा आपके पास आ जाएगा n³ बाई 2r इन्फिनाइट, ठीक है। तो इतना आ जाएगा आपके पास। तो जो क्वेश्चन में आपके पास कह रहा है कि लैम्डा अल्फा के साथ रिलेशन दिखाना आपको इस लैम्डा का, ठीक है। तो के अल्फा लाइन आपके पास लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन ही है, तो लैम्डा अल्फा आपके पास है क्या, लैम्डा अल्फा आपके पास है के अल्फा, तो लैम्डा अल्फा आपके पास है क्या, लैम्डा एल अल्फा, ठीक है, मतलब के अल्फा, ठीक है। तो आपके पास ये 4/3r इन्फिनाइट, ठीक है। ये तो आपको ध्यान ही इतना आता था आपके पास, मैंने निकाला नहीं है, पहले हम बहुत बार कर चुके हैं इसे, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट इसका यूज़ कर रहा हूँ। तो आपके पास जब इसको आप डिवाइड करेंगे लैम्डा ओवर लैम्डा अल्फा, तो आपके पास ये आएगा n³ ओवर 2r इन्फिनाइट, और यहाँ पर आपके पास 4/3r इन्फिनाइट, ठीक है। तो इससे आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये कितना आ जाएगा, r इन्फिनाइट से r इन्फिनाइट कैंसिल, और n³ 3/8, ठीक है। तो इतना आएगा आपके पास, और लैम्डा, ओके, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 3n³/8, 3n³/8 लैम्डा अल्फा, ठीक है। तो इतना रिजल्ट बनेगा आपके पास। ओके, तो यहाँ से हमें पता लगता है कि आपके पास कौन सा ऑप्शन सही है। आपके पास ऑप्शन जो सही है वो आपके पास बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, when an electron jumps from the fourth orbit to the second orbit one gets। अब देखिए सेकंड ऑर्बिट में एंड अप हो रहा है, तो सेकंड ऑर्बिट में एंड अप हो रहा है तो आपके पास ये जरूरी क्या होगी, आपके पास ये बामर सीरीज होगी, ठीक है। बामर सीरीज आपके पास ये कौन सी, पर बामर सीरीज की कौन सी लाइन होगी आपके पास, ये देखिए 4 से आपके पास ये जंप कर रही है, तो आपके पास देखिए 3 से आपके पास फर्स्ट लाइन, 4 से आपके पास सेकंड लाइन, तो आपके पास डी ऑप्शन करेक्ट बैठता है, सेकंड लाइन ऑफ बामर सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट line of Lyman series of a 10 times ionized Na atom has a wavelength of about। तो ऑप्शंस आपके सामने, आप इसे ट्राई करना चाहते तो कर सकते हैं। तो आपके पास सोडियम जो एटम है आपके पास वो 10 टाइम्स आयनाइज्ड है, ठीक है। तो सोडियम एटम आपके पास 10 टाइम्स आयनाइज्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 टाइम्स आयनाइज कर दिया हमने भी, ठीक है। तो ये आपके पास अब अगर 10 टाइम्स आयनाइज्ड हो गया है तो एक तरह से एक्ट करेगा सिंगल इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन लाइक एटम, एक्ट एज सिंगल इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो आप देखिए सोडियम का जो आपके पास न्यूक्लियर चार्ज होता है, सोडियम का न्यूक्लियर चार्ज, सोडियम न्यूक्लियर चार्ज आपके पास Ze, तो आपके पास इतना आ जाएगा, ये Z आपके पास 11 होता है ना, ठीक है, सोडियम का। अब देखिए आपके पास एनर्जी ऑफ सोडियम कितनी होगी, एनर्जी ऑफ Na10+, ये आपके पास होगी -13.6 Z² ओवर n², तो Z² तो हमें पता है, Z² तो आपके पास कितना है 11 टाइम्स है, 11² हो जाएगा आपके पास ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -13.6 1 to 1, मतलब कि 11² ले लेता हूँ, चलो मैं ये बाद में कर लेंगे, 11² ओवर n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये आपके पास आ जाएगा -1645.6 n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो एनर्जी ऑफ Na10+ आयन इज, तो देखा जाए तो इसके अंदर हम कह सकते हैं कि जो एनर्जी ऑफ आपके पास सोडियम 10 टाइम्स आयनाइज्ड एटम है आपके पास, वो उसकी आपके पास क्या है 11² टाइम्स ग्रेटर है देन हाइड्रोजन एटम। तो ये आपके पास क्या है 11² टाइम्स ग्रेटर देन हाइड्रोजन एटम। ओके,
So lambda L alpha line of Na 10 plus ion equals to 1 by 11 square into wavelength of L alpha line of H atom, ठीक है। और वेवलेंथ ऑफ एल अल्फा लाइन ऑफ एच एटम आपके पास कितनी थी 1215, ये तो मैंने निकाली थी, आपको याद ही होगा 11 स्क्वायर इंटू 1215 एंगस्ट्रम, ठीक है। शुरुआत में निकाली थी ना हमने ये, तो आपके पास ये कितना आ जाएगा 10.04 एंगस्ट्रम, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि वेवलेंथ ऑफ लाइन ऑफ सोडियम 10 टाइम्स आयनाइज सोडियम एटम आपके पास 10 एंगस्ट्रम आ रही है, तो आपके पास सी ऑप्शन करेक्ट बैठता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एक्सेलरेटेड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स bombard a sample of hydrogen in ground state and the first line of Paschen series is emitted. The electrons must have been accelerated through a minimum potential difference of. ओके, तो अब देखिए कि आपके पास क्या होता है कि आपके पास कोई एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड किया जाता है हाइड्रोजन एटम पर। हाइड्रोजन एटम आपके पास n=1 पर, इसको थोड़ा सा और नीचे बना लेते हैं हम, तो n=1 पर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स ऐसे, तो एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन बॉम्बार्ड किया जाता है। लेट्स से द एनर्जी ऑफ दिस एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन इज EV, ठीक है। तो ये आपके पास बॉम्बार्ड किया जाता है और उससे क्या होता है आपके पास ये इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन आपके पास इजेक्ट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने के बाद आपके पास क्या कह रहा है वो कि इसके इजेक्ट होने के बाद फर्स्ट लाइन ऑफ पार्शन सीरीज हमें देखने को मिलती है। फर्स्ट लाइन ऑफ पार्शन सीरीज मतलब कि आपके पास पार्शन आपके पास n4 to n=3, मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन आपके पास एटलीस्ट 4 में तो गया ही होगा, तभी आपके पास पार्शन सीरीज देखने को मिल रही है। ओके, फर्स्ट लाइन देखने को मिल रही है। ओके, ये आपके पास n=1 है और इसको आप n=2 मान लीजिए। ओके, तो अब देखिए n=4 to 3 आपके पास पार्शियल सीरीज देखने को मिलती है, तो हमें बताना है कि आपके पास ये कितने पोटेंशियल डिफरेंस, इसको मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिला होगा। जैसे इलेक्ट्रॉन आपके पास, इसको मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिला होगा। तो मैंने ये लेट कर लिया कि एनर्जी ऑफ एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन इज EV, ठीक है। V यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। V यहाँ पर आपके पास क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। और तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास ये कितना होगा, 1 से लेकर 4 तक जा रहा है आपके पास। ये जिसने इसे को 1 से लेकर 4 तक भेज दिया, तो आपके पास ये होगा E4 माइनस E1। ओके, तो 4 आपके पास कितना होगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय 4 स्क्वायर माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय 1 स्क्वायर, ठीक है। जो यहाँ पर वोल्ट है ना आपके पास, जो यहाँ पर वोल्ट है ये आपके पास यूनिट है, और ये वोल्ट जो आपके पास है ये आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस है, और ई इलेक्ट्रॉन है आपके पास, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर देखिए -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय 4 स्क्वायर, तो इसे आप देखिए डिवाइड करेंगे तो आपके पास 16 आपके पास 16 9 144 और 16 8 जा आपके पास 108, तो 8 से जाएगा आपके पास ये आपके पास 16 8 108 एंड 108 136 माइनस 108 आपके पास 28, तो अप्रोक्सीमेटली आप इसको 0.84 कर सकते हैं, तो आपके पास 0.84 माइनस का, और ये आपके पास प्लस में ये आपके पास 13.6, ठीक है। ये टोटल आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो आप इसे माइनस करेंगे तो आपके पास ये अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपके पास ये EV, ठीक है। तो वोल्टेज आपके पास कितने, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, मतलब कि आपके पास आएगा 12.75 वोल्ट, ठीक है। तो आपके पास इसके अंदर जो ऑप्शन सही बनता है वो आपके पास ए ऑप्शन सही बनता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, the temperature at which the average molecular kinetic energy in the gaseous hydrogen will be equal to binding energy of the hydrogen atom is. Okay, तो ऑप्शंस आपके सामने, आप इसे ट्राई भी कर सकते हैं खुद भी। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, एवरेज मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी। तो आपके पास यहाँ पर जैसे हाइड्रोजन एटम की बात करिए तो मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो एक सिंगल मॉलिक्यूल की आपके पास हाफ केविटी होती है, और आपके पास यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम एक मॉलिक्यूल की 3 होगी, तो आपके पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, आपके पास 3/2 kBT, 3/2 kBT सिंगल की आपके पास हाफ केविटी है, और जहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगी तो 3/2 kBT हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास एवरेज मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी है, तो 3/2 kBT एंड दिस इक्वल्स टू बाइंडिंग एनर्जी, क्या दे रखा है क्वेश्चन में, ये आपके पास इक्वल है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन H एटम, ठीक है। तो आपके पास ये कितनी आ जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन H एटम 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पॉजिटिव में ना आपके पास ये। तो बस यहाँ पर आपको बस टेम्परेचर पूछ रही है, ठीक है। द टेम्परेचर, ठीक है, द टेम्परेचर एट विच एवरेज मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी इन द गैसेस हाइड्रोजन विल बी इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो टी आपके पास कितना आएगा 13.6, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आपके पास ये कितना आएगा, ट्वाइस कर देंगे जरा इसको, आपको 1.6 × 10⁻⁻19 और 3, और केबी आपके पास 1.38 × 10⁻⁻23, ठीक है। इसे आप सॉल्व कर लें बस, अब तो ईजी है, 1.05 × 10⁵ केल्विन, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बन गया, 10⁵ केल्विन बन गया आपके पास ये, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
A gas of monochromatic hydrogen is bombarded with stream of electrons that have been accelerated from rest through a potential difference 12.75 volts. In the emission spectrum, one cannot observe. Okay, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो आपके पास यहाँ पर वापस से ग्राउंड स्टेट में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम आपके पास, ठीक है। इसके ऊपर आपके पास स्ट्रीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बोम्बार्ड किए जाते हैं, स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोम्बार्ड किए जाते हैं। इसकी आपके पास जो कि आपके पास एक्सेलरेट किए जाते हैं पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अगर ये आपको यहाँ पर आके फॉल करते हैं तो आपके पास देखिए इनकी जो आपके पास ग्राउंड स्टेट की एनर्जी आपके पास -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और ये आपके पास यहाँ पर आके फॉल करता है इसके ऊपर, तो ये आपके पास 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नेगेटिव में, ठीक है। तो आपके पास देखिए ये आपके पास फोर्थ स्टेट की एनर्जी है, तो यहाँ से आपके पास ग्राउंड स्टेट से 2, 3 एंड 4 ये फोर्थ में चला जाएगा, ठीक है, ये फोर्थ में चला जाएगा। अब पूछा जा रहा है हमें कि आपके पास कौन कौन सी लाइन ऑब्जर्व हो सकती है। अब देखिए पहले तो आपके पास क्या थी, लाइमन, बामर, पास्चन और पीफन, ठीक है। तो आप देखिए लाइमन में आपके पास कहाँ पर एंड होता है, लाइमन में आपके पास n=1 पर एंड होता है, बामर में आपके पास n=2 पर एंड होता है, और पास्चन में आपके पास n=3 पर एंड होता है। अब देखिए 4 में है, 4 से आपके पास ग्राउंड स्टेट में आ सकता है, ठीक है, लाइमन हमें ऑब्जर्व हो सकती है, ठीक है, लाइमन ऑब्जर्व हो सकती है। 4 से आपके पास सेकंड में आ सकता है, तो आपके पास बामर भी हमें ऑब्जर्व हो सकती है। 4 से आपके पास थर्ड में आ सकता है, ओके, तो आपको पास्चन भी ऑब्जर्व हो सकती है। अब देखिए पास्चन ब्रैकेट आ गया, फिर आपके पास पी फंड आ गया, ठीक है, वो तो आपके पास पी फंड आपके पास 5 में आएगी, तो ये आपके पास लास्ट यहीं पर ही आ सकता है, थर्ड में भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो लाइन ऑब्जर्व नहीं होगी ऑप्शन के हिसाब से वो आपके पास होगी पी फंड सीरीज वाली, ओके। तो यहाँ पर आपके पास डी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि आप ये देखिए ना कि आपके पास ये तो जो आपके पास लाइन आएगी फोर्थ से ग्राउंड स्टेट में, फोर्थ से जो ग्राउंड स्टेट में आएगी आपके पास, ये आपके पास थर्ड लाइन होगी लाइमन सीरीज की, ये आपके पास थर्ड लाइन आपके पास लाइमन सीरीज की। और जो आपके पास फोर्थ से सेकंड में आएगी, सेकंड में आपके पास बामर थी, बामर में आपके पास देखिए ये आपके पास होगी सेकंड लाइन होगी, ये सेकंड लाइन ऑफ बामर, और फोर्थ से आपके पास थर्ड में आ रही है, तो ये आपके पास पास्चन की फर्स्ट लाइन होगी, ठीक है, ये आपके पास पास्चन की फर्स्ट लाइन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the wavelength of the first line of Balmer series in the hydrogen spectrum is lambda, then the wavelength of the first line of the Lyman series is। तो देखिए पहले तो आपके पास बामर सीरीज है, ठीक है, तो बामर सीरीज की आपके पास फर्स्ट लाइन आपके पास ये होगी n=3 to n=2, ठीक है। तो n=3 to n=2, तो यहाँ पर आपके पास होगा 1/λ इक्वल्स टू रेडबर कांस्टेंट वाला आपके पास था ना वेवलेंथ के साथ रिलेशन, वो यूज़ कर रहा हूँ, 1 आपके पास फाइनल माइनस इनिशियल 2² माइनस 1/3², ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा, ये लैम्डा था इसके अंदर, ठीक है। यहीं से अब मैं आपके पास लाइमन के भी निकाल देता हूँ, लाइमन ये आपके पास है n=2 to n=1, तो ये आपके पास आएगा 1/λ L अल्फ़ा, ठीक है। ये R इन्फानाइट फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनली आपके पास 1 पर आता है 1² माइनस 4, ठीक है। तो इसे आप सॉल्व कर लीजिए बस, ठीक है, इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये तो आ गया, देखिए 9 - 4 आपके पास 5, तो R इन्फानाइट 5/36, और ये आपके पास R इन्फानाइट 3/4, ओके। तो इसे आप बस डिवाइड कर दीजिए, आपके पास कितना आएगा, लैम्डा L अल्फ़ा ओवर लैम्डा, ये तो आपको गिवन ही है ना, और 9 × 4 = 36, और आपके पास ये आ जाएगा 5/27, तो आपके पास लैम्डा L अल्फा कितना आ गया, इतना। तो आपके पास यहाँ से ऑप्शन जो सही बैठता है वो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट बैठता है, ओके। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज कोलाइडेड विद एन इलेक्ट्रॉन ऑफ काइनेटिक एनर्जी 13.377 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द मैक्सिमम फैक्टर बाय विच द रेडियस ऑफ द एटम वुड इंक्रीज इज, ओके। तो देखिए यहाँ पर आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी है, जो आपके पास इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट कर रहे हैं उनके आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपके पास कितनी देर की है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन, ये आपके पास देर की है 13.377 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितनी है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ आपके पास इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 13.6 इलेक्ट्रॉन माइनस का, ठीक है। तो आप देखिए जब आपके पास ये इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट कर जाएंगे ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, ठीक है, तो ये एनर्जी अब्जॉर्ब हो जाएगी, तो आपके पास टोटल एनर्जी क्या रह जाएगी, टोटल एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन विल बी, ये आपके पास रह जाएगी 13.377
माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये आपके पास ऐड हो जाएंगे वैसे तो, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगी माइनस 0.23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो आपके पास ये इतनी आ जाएगी। तो 0.23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास कहाँ की एनर्जी होती है, तो इसको निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, Z² कर देता हूँ। माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास हाइड्रोजन एटम में आपके पास ये माइनस Z²/n², Z आपके पास 1, n² इज इक्वल टू 0.23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ से आप n की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। n की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, 13.6/0.23/2। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, मैंने पहले से ही कर रखा था, तो ये आपके पास आएगा 7.8, ठीक है। तो 7.8 आपके पास क्या होगी, मतलब कि आपके पास जो रेडियस में चेंज करना पड़ेगा, रेडियस ऑफ द एटम वुड इंक्रीज इज, तो रेडियस ऑफ द एटम आपके पास कितनी इंक्रीज होगी, किस फैक्टर से इंक्रीज होगी, आपके पास ये 7² 49/49 फैक्टर दिस विल इंक्रीज, क्योंकि आप जानते हैं ना कि आपके पास रेडियस कितनी होती है हाइड्रोजन एटम में, वो आपके पास होती है 0.529 n²/z। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके पास किस फैक्टर से रेडियस इंक्रीज करेगी, 49 के फैक्टर से रेडियस इंक्रीज करेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम singly ionized helium atom in which in the n equals to 8 state is। ओके, तो पहले तो आपके पास हीलियम प्लस दे रखा है आपको, हीलियम प्लस, ठीक है। और आपको पूछ रखा है कि आपके पास n इक्वल्स टू 8 स्टेट में आपके पास अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव कराना है तो कितनी एनर्जी रिक्वायर होगी। पहले तो हमें ये बताना चाहिए आपके पास एनर्जी आपके पास 8 स्टेट में होती कितनी है। तो आप जानते हैं कि आपके पास एनर्जी का फॉर्मूला -13.6 Z²/n²। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए Z आपके पास हीलियम के लिए क्या होगा, 2 होगा, तो आपके पास -13.6 4/n², ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपके पास ये, तो आपके पास देखिए n आपके पास कौन सा दे रखा है, 8 दे रखा है, ठीक है। तो 8 आपके पास n 8 स्टेट के बारे में बात कर रहा था ना वो, तो आपके पास -13.6 4/64। ओके, सो आपके पास इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा -54.4/64, ठीक है। तो ये आपके पास आएगा 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो इतनी एनर्जी आपके पास n इक्वल टू 8 स्टेट में होती है, मतलब कि इतनी ही एनर्जी इसको जीरो करना पड़ेगा हमें। तो आपको इसके अंदर बाइंडिंग एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी या फिर आयनाइजेशन एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी, वो आपके पास होगी 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास सी ऑप्शन करेक्ट बैठता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोमेंटम ऑफ फोटोन इमिटेड बाय हाइड्रोजन एटम मेकिंग ए डायरेक्ट ट्रांजिशन फ्रॉम एन एक्साइटेड स्टेट n इक्वल टू 10 टू द ग्राउंड स्टेट इज। तो ट्रांजिशन जो आपके पास हो रहा है वो आपके पास हो रहा है n इक्वल टू 10 टू आपके पास n इक्वल टू 1, जो कि आपके पास ग्राउंड स्टेट है, ठीक है। तो आपके पास पूछ रहा है जब आपके पास वो n इक्वल टू 10 से आपके पास ग्राउंड स्टेट में आएगा तो आपके पास फोटोन इमिट होगा। तो फोटोन इमिटेड की आपके पास फोटोन कितना मोमेंटम कितना होगा, तो फोटोन जो आपके पास इमिटेड होगा, पहली बात तो वो आपके पास उसकी एनर्जी कितनी होगी, उसकी एनर्जी आपके पास किसका डिफरेंस के बराबर होगी। डिफरेंस आपके पास देखिए इनिशियल माइनस फाइनल, तो इनिशियल आपके पास देखिए E10 माइनस E1, तो इसका फॉर्मूला तो अभी हम देख रहे हैं। तो आपके पास कितना होता है Z²/n² -13.6 Z², देखिए Z यहाँ पर 1 होगा और n² आपके पास देखिए 10², ठीक है। और -13.6 Z²/n², 1², ठीक है। इसे आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करके लिखेंगे 13.6 1/10² -13.6 कॉमन ले लीजिए आप, माइनस, ओके, प्लस 1/1², ठीक है। तो इतना आ जाएगा आपके पास। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 13.699/100, ओके, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप देखिए यहाँ से आप मोमेंटम निकाल सकते हैं। ये आपके पास एनर्जी आ गई है फोटोन की, फोटोन की एनर्जी आपके पास, ये एनर्जी की फोटोन की आपके पास P मोमेंटम निकालने के लिए एनर्जी ऑफ फोटोन बाय C, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ फोटोन आपके पास इतनी है 13.6 इंटू 99/100, और आपके पास देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप वोल्ट में बदल दीजिए, 1.6 × 10⁻⁻19 वोल्ट हो जाएगा ये। और आपके पास जो C की वैल्यू है 3 × 10⁸8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक यहाँ पर जब हमने इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट की तो यहाँ पर आपके पास कूलम भी आएगा, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर वोल्ट और कूलम आ गया। तो इसको आप सब सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये एग्रीगेटली आपके पास यूनिट्स जो आएंगी 7.2, मतलब कि सॉल्व कर लीजिएगा ऐसे आप, मैंने वैल्यू कर रखा था 10⁻⁻27। और वोल्ट कूलम आपके पास ये कितना बन जाएगा, वोल्ट कूलम आपके पास बन जाएगा kg मीटर² S-2, और आपके पास क्योंकि वोल्ट कूलम आपके पास वर्क डन होता है ना, और वर्क डन आपके पास इतना आएगा, ठीक है। और मीटर पर सेकंड मैंने ऐसे लिख दिया है। तो आपके पास इवेंचुअली ये लिमिट आपके पास यूनिट्स कितनी बनेगी, यूनिट्स आपके पास बनेगी kg मीटर सेकंड, ओके। तो ये आपके पास यूनिट बनेगी। तो यहाँ से आपके पास जो ऑप्शन सही बनता है 7.2 10⁻27 kg मीटर सेकंड इनवर्स, तो आपके पास ये बनता है ऑप्शन -27, और बी ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। हाइड्रोजन अल्फा लाइन H alpha of wavelength lambda 656.3 nanometer corresponds to transition between principal quantum number n equals to 3 and n equals to 2. The wavelength of the line H beta corresponding to the transition between n equals to 4 and n equals to 2 is, okay. तो ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, इसका मैं आपको आंसर बताता हूँ। इसका आंसर आपके पास है ए ऑप्शन इज करेक्ट,
नेक्स्ट, द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द बार्मर सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन एटम अकर्स ड्यू टू, तो ये क्वेश्चन भी आप खुद करेंगे, तो इसका मैं आपको आंसर बताता हूँ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, तो हमने नोट्स में ही किया है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ द हाइड्रोजन एटम अकर्स ड्यू टू, तो देखिए पहले तो आपके पास ट्रांजिशन हो रही है फ्रॉम इन्फिनाइट टू n इक्वल्स टू 1, तो ये तो हम जानते हैं 911 एंगस्ट्रम, और दूसरी आपके पास आयनाइजेशन फ्रॉम 1s लेवल, ये भी आपके पास 911 एंगस्ट्रम। सी ऑप्शन आपके पास ट्रांजिशन फ्रॉम 2s टू 1s लेवल, ये आपके पास 1215 एंगस्ट्रम। ओके, इसकी आपके पास वेवलेंथ इतनी आएगी। और डी ऑप्शन में आपके पास आयनाइजेशन फ्रॉम n इक्वल्स टू 100, इसकी वेवलेंथ 9115.77 × 10⁻⁷ मीटर। तो आपके पास यहाँ पर जो सही ऑप्शन बनता है वो डी ऑप्शन बनता है, आयनाइजेशन फ्रॉम n इक्वल्स टू 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हीलियम प्लस आयन, तो देखिए काफी इजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप खुद टैकल करेंगे, तो इसका मैं आपको आंसर बताता हूँ। इसका आंसर आपके पास डी ऑप्शन इज करेक्ट।